आप किसी चीज़ का आपके अंदर कोई मतलब कि डिसेबिलिटी होती है तो आपको डिसेबिलिटी के अंदर ना अपनी एबिलिटी को निकालना है। ये दोनों पाँव से माजूर होने के बावजूद किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं है, उल्टा दूसरों की मदद कर रहे हैं। जब वो रैंप हमारा है, हमारे लिए हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा राइट्स है उस पर चलने का, तो उस पर दूसरे का कब्जा क्यों? हमने कोविड में ऐसे ऐसे लोगों को देखा है। मेरे कोविड में के बहुत शानदार बिल्डिंग है, एक फ्लोर पे तो अच्छे खाने बन रहे हैं, चिकन मटन बन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, लेकिन वहीं सेकंड फ्लोर पे के उस एक बेचारी हैं, उनके घर पे खाना ही नहीं। ग्रामीण जो रूरल एरिया है ना, उसकी तो छोड़िए, मैं दिल्ली की अगर बात करूँ, दिल्ली में स्कूल में रैंप है, लेकिन स्कूल तक जाने के लिए उस व्हील चेयर जाने के लिए रोड भी तो होना चाहिए ना, वो हमारे पास ही नहीं है। अगर आप यूपी के सिनेरियो में बात करें तो यूपी में 1000 रुपये पेंशन आती है महीने का। दिल्ली के सिनेरियो में बात करें तो 2500 रुपये डिसेबल की पेंशन आती है। क्या आपको लगता है कि 2500 रुपये डिसेबल के लिए काफ़ी है जो कुछ कर ही नहीं पा रहा? दोस्तों, हम सब जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कुछ न कुछ परेशानियां हैं। किसी के पास हाथ नहीं है, किसी के पास पाँव नहीं है, कोई देख नहीं सकता, ब्लाइंड है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पैदाइशी ऐसे हैं, कुछ लोग हैं जो बाद में ऐसे हो जाते हैं। हमने अक्सर देखा है ऐसे लोग जिनको हाथ नहीं है या पाँव नहीं है, वो पूरी तरह से दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं, अपने आप को बिल्कुल कमज़ोर साबित करते हैं सोसाइटी में, और ऐसा लगता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकते, अब वो दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको हम जानते हैं जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होते, बल्कि एक तो वो किसी का एहसान नहीं लेते, उल्टा वो दूसरों पे एहसान करते हैं। ऐसे ही लोगों में से एक हमारे साथ मोहम्मद अनस है। मोहम्मद अनस साहब के दोनों पाँव में तकलीफ़ है, ये चल नहीं सकते, ये व्हील चेयर पे चलते हैं, लेकिन ये दूसरों पे डिपेंड नहीं है, दूसरों पे मुनहसर नहीं है, बल्कि ये ख़ुद एक NGO चलाते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। जी हाँ, दूसरों से मदद लेने के बजाय ये ख़ुद आगे बढ़कर अपनी कमज़ोरी को बिल्कुल छुपाकर, जो इनको परेशानी है उसे भूलकर ये ख़ुद दूसरों की मदद करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए, आपके पाँव में तकलीफ़ एक जो हुई आपके पाँव में, ये कब हुई, कैसे हुई? ये तकरीबन 1997-98 के आसपास की बात है कि सबसे पहले तो मैं ऊपर छत से गिरा था जामुन तोड़ते वक्त, और जब छत से नीचे गिरा तो उस टाइम बुखार चढ़ गया। तो जब मेरी बुखार चढ़ गया तो ये हुआ कि मुझे डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने तेज़ बुखार में इंजेक्शन लगा दिया, तो उस वजह से पूरी बॉडी पैरालाइज टाइप में हो गई थी। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे जैसे फैमिली ने प्रॉपर इलाज कराया तो बहुत सारी चीज़ें रिकवर हो गई थी। पहले वो बैठ भी नहीं सकता था सही से, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये सारी चीज़ हुई, तो बहुत सारी चीज़ रिकवर हो गई थी। लेकिन फिर जब मैं 9th क्लास में था एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, तो उससे और सारी चीज़ें ख़राब हुई। तो आमतौर पर जब लोगों को इस तरह की परेशानी हो जाती है तो बिल्कुल अपने आप को वो कमज़ोर महसूस करते हैं, दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं, अपने घर वालों पे बोझ बन जाते हैं। लेकिन आपको मैं देखता हूँ इतनी हिम्मत के साथ, न सिर्फ आपने दूसरों पे डिपेंड रहना मुनासिब नहीं समझा, बल्कि ख़ुद आप दूसरों की मदद कर रहे हैं। तो आपको ये ख्याल कब आया कि मैं एक सोसाइटी बनाता हूँ या फिर ट्रस्ट बनाता हूँ या अधिकार फाउंडेशन जो बनाया आपने, और दूसरों की मदद कब से करने लगे आप? एक्चुअली जब मैंने जामिया से 2012 में जामिया में एडमिशन लिया था, फिर मैंने ग्रेजुएशन यहाँ से की, फिर मैंने MA किया जामिया से, 2017 में पास आउट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस समय हम मतलब कि जब पढ़ने के बाद हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे डिसेबल लोग थे जो कुछ नहीं कर पाए, गांव में ही घूम रहे थे। तो उन्होंने एक चीज़, हम पढ़ने के बाद गांव में चला गया था, तो उन्होंने बोला कि भाई आप इतने पढ़ लिख लिए, जामिया में चले गए, क्योंकि हमारे यहाँ ना वेस्टर्न यूपी में जामिया एक बहुत बड़ा ब्रांड माना जाता है कि तुम जामिया में पढ़े हो, कौम के लिए, हमारे लिए कुछ करो। तो उस समय ध्यान में आया कि हमें ऐसे लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। तो उस समय हमने राइट्स के लिए काम किया, जो डिसेबल राइट, क्योंकि हमारे पास उतनी रिसोर्सेज है नहीं थी, स्टूडेंट लाइफ में थे, तो हमने सोचा कैसे काम कर सकते हैं। तो हमने डिसेबल राइट्स को लेके हम लोगों ने काम किया। तो 2017 में फिर हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम अधिकार फाउंडेशन रखा। तो उस समय सबसे पहले हम लोगों ने डिसेबल लोगों के साथ काम किया, मतलब कि उनकी एक्सेसिबिलिटी को लेके, मतलब कि वो कॉलेज में अगर जा रहे हैं
उनको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, किसी ऑफिस में उनको एक रैंप मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो डिसेबल लोग होते हैं चाहे वो फिजिकली डिसेबल्ड हो, उसके लिए अगर सेकंड फ्लोर पे एक क्लास है तो वो जीने से तो जा नहीं सकता, तो उसके लिए लिफ्ट की ज़रूरत पड़ती है। कोई ऑफिस है ग्राउंड फ्लोर है लेकिन वहाँ स्टेयर्स है, तो विदाउट स्टेयर वो कैसे वहाँ पे जाएगा। तो स्टार्टिंग में हमने इन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर काम किया है। फिर आपने अपनी एनजीओ के माध्यम से, जो आपका अधिकार फाउंडेशन है, जी जी जी। फिर मैंने देखा आप बहुत जगह व्हील चेयर बांट रहे हैं, आपकी चीज़ें फोटो मैंने देखी आपकी, तो इसके ज़रिए आप क्या क्या काम कर रहे हैं ख़ास तौर पे? एक्चुअली सबसे पहले हम लोग डिसेबल लोगों के बारे में बताएंगे। तो हम डिसेबल लोगों के लिए जो व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, कैरेचेस होती हैं उनको हम लोग उनको देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें एक्चुअली मोस्ट ऑफ द डिसेबल जो होते हैं वो बहुत ही गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। आजकल नॉर्मल आदमी, कोई गरीब आदमी है, वो 3000 रुपये की साइकिल नहीं ख़रीद सकता, एक डिसेबल ट्राईसाइकिल कैसे ख़रीद सकता? अगर वो सरकार में डीएम के एप्लीकेशन देता है तो 1-1.5 साल प्रोसेस लग जाता है, व्हील चेयर में भी कई साल लग जाते हैं कई बार। अब सीधी सी बात है कि मेरे को आज ज़रूरत है एक ट्राईसाइकिल की, मेरे को कॉलेज जाना, मुझे स्कूल जाना है, तो मुझे आज व्हील चेयर चाहिए। मेरे को टॉयलेट जाने में दिक्कत हो रही है तो मेरे को आज व्हील चेयर चाहिए मेरे को, क्योंकि वो एक डिसेबल की जो है ना टांगे बेसिकली हो जाती हैं, जो व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल और क्रचेस होते हैं उसकी जैसे नॉर्मल आदमी होता है ना उसकी टांगें होती है, तो उसकी टांगें व्हील चेयर वो होती हैं। तो हम लोगों ने क्या काम किया, हम लोगों ने लोगों को आइडेंटिफाइड किया। सबसे पहले हमने यूपी में ही काम किया, मुजफ्फरनगर में हमने गांव में जाके, मेरे जो गांव है उसके आसपास जाके हमने कैंप किया। तो तकरीबन 150 ट्राईसाइकिल हमने सिर्फ ट्राईसाइकिल वहाँ पे बांटी हैं, डिस्ट्रीब्यूट की थी, जिसमें एक हमारे डोनर थे उनके उससे हम लोगों ने वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की। उसके बाद हमने दिल्ली में कई जगह पे कैंप किया, फिर मेरठ में किया। और अब भी हमारे पास जो है ना लोग आते हैं, एप्लीकेशन वो हमारे यहाँ सबमिट करते हैं, हम वेरीफाई करते हैं भाई हाँ भाई जनवन नीडी है नहीं है, उसको असेसमेंट करते हैं कि हाँ भाई इसको व्हील चेयर की ज़रूरत है, ट्राईसाइकिल की ज़रूरत है, वो हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं। मैंने आपको राशन बांटते हुए भी देखा है। हाँ। तो आप तो खुद बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो कभी आपको लगता नहीं कि मैं खुद इतना परेशान हूँ, मैंने कहाँ एक टेंशन ले रखी है? आपको मैंने राशन बांटते हुए देखा है, बच्चों को मैंने किताबें देते देखा हुआ है, तो ये कैसे कर लेते हैं? हिम्मत कैसे इतनी आती है आपको? असल में ये है कि वो हिम्मत तो आप जब आप किसी चीज़ का आपके अंदर कोई मतलब कि डिसेबिलिटी होती है तो आपको डिसेबिलिटी के अंदर ना अपनी एबिलिटी को निकालना। तो हम लोग वही सोचते हैं कि हमसे ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा बिस्तरों पे नहीं उठ पाते, काम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उनसे ज़्यादा चीज़ें दे रखी हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं और दुआ करवाना चाहता हूँ कि मेरा माशाल्लाह भी प्रोसेस चल रहा है, इलाज भी हो रहा है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि 5-6 महीने बाद कुछ खड़े होने के हो सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, इन दिनों मैं देख रहा हूँ आप एजुकेशन पे भी काम कर रहे हैं। हाँ। मैंने फेसबुक पे देखा कि आप जामिया में एडमिशन दिलवा रहे हैं, जामिया से एग्ज़ाम दिलवा रहे हैं बच्चे। जी। ये काम क्या है आपका? ये काम ये है कि जो ये हमारा स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए काम है। ये गर्ल्स के लिए है कि ओखला का सबसे मेन समस्या ये है, और ख़ास तौर से मुस्लिम समाज की एक समस्या ये है कि हमारी जो बहनें होती हैं वो कहीं ना कहीं अपनी एजुकेशन को छोड़ देती हैं। उसके पीछे कुछ रीज़न्स होते हैं, जैसे तो फाइनेंशियल रीज़न्स होता, या घर वालों ने जाने नहीं दिया, माहौल ख़राब होने की वजह से घर वालों ने जाने नहीं दिया, वो जा ही नहीं पा रही हैं, या घर में क्या होता है कि कोई बड़ा है उसका इंतकाल हो गया, फादर का इंतकाल हो गया, या फादर बिल्कुल बेड रेस्ट पर है, ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं, तो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। आपको घर का एक अर्निंग सोर्स ख़त्म हो जाता है, तो वो उसको क्या करते हैं कि एक छोटी मोटी जॉब पे उसको भेज देते हैं, जो 4-5 हज़ार रुपये कमाते हैं, लेकिन उसके पास डिग्री नहीं होती, नहीं 10th होती, नहीं 12th होती है। तो हमने ऐसे बच्चों, ऐसी लड़कियों के लिए ख़ास तौर से ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो हम क्या कर रहे हैं, उनको 10th और 12th करा रहे हैं, मतलब कि 10th-12th इस हिसाब से करा रहे हैं। हम उन बच्चों के अपने यहाँ फॉर्म फिल करा रहे हैं और उनको हम 10-12 का पूरा सिलेबस NCERT वाला जो जामिया प्राइवेट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो हम उनको क्लियर कराएंगे। और हफ्ते में 3 दिन उनकी क्लासेस होगी, 3 दिन 10th की, 3 दिन 12th की। और उसमें क्या होगा कि हम जामिया में उनका फॉर्म फिल करेंगे, जो जामिया का जो फॉर्म का जो चार्जेस होगा वो भी हम लोग पे करेंगे। उसके लिए हमारे कुछ डोनर्स हैं, वो लोगों ने हमसे प्रॉमिस किया कि हम उसका सारा खर्चा उठाएंगे इंशाल्लाह। और साथ साथ में हम उनको 3 दिन, हफ्ते में 3 दिन 10th का रहेगा, हफ्ते में 3 दिन 12th का रहेगा, उनको कोचिंग भी देंगे, मतलब ट्यूशन टाइप का होगा, वो भी सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो ऐसी बच्चियाँ आपसे, तो क्या कोई डेट है, इतने दिनों तक ही कांटेक्ट करें, कोई टाइम लिमिट है क्या? एक्चुअली अभी हमने लॉन्च किया था, 10 तारीख इसका लास्ट डेट रखा था, लेकिन फिर हमने इसको बढ़ाकर 25 कर दिया है अभी, क्योंकि 1 अक्टूबर से हम लोग इसकी क्लासेस शुरू करेंगे, क्योंकि 5 दिन हमें भी चाहिए कि उसको सारी तैयारियां करने में कि प्रॉपर, क्योंकि नया हम लोग एक पूरा सेटअप बना रहे हैं, तो उसके लिए। तो जिसको 10th का एग्ज़ाम देना है
वो बच्चियाँ आपको किस क्लास की पास की हुई होनी चाहिए? जिनको 12th का देना है वो किस क्लास की पास की? जो 12th होना चाहिए उसके लिए तो 10th कंपलसरी है, 10th तो होना चाहिए। और जो 10th में आना चाहती है उसके लिए 8 होना चाहिए। बेहतर है कि वो 8 करीब ही हो, उनके पास टीसी वगैरह हो। लेकिन अगर कोई 8 भी नहीं कर रही है तो हम उसको पूरा बेसिक से हम लोग उसको पढ़ा रहे हैं, वो एटलीस्ट 10th करे और वो पास हो जाए। देखिए दोस्तों, जो बच्चियां ऐसी हैं, आपके आसपास भी ऐसी बच्चियां होंगी, हो सकता है आपके घर में भी ऐसी बच्चियां होंगी जिन्होंने किसी वजह से अपनी तालीम कंटिन्यू नहीं रखा होगा। तो मैं यहाँ अनस साहब का नंबर डाल रहा हूँ अपने चैनल पे, मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ मैं इनका। आप उनसे रब्ता कायम कीजिए और कोशिश कीजिए इनसे रब्ता कायम करके कम से कम अपनी बच्चियों को 10वीं और 12वीं ज़रूर करवा दें। अनस साहब, समाज में अब तक जो लोग डिसेबल हैं, माजूर हैं किसी वजह से, मुझे लगता है हुकूमतें भी ऐलान करती रहती है, हुकूमतें बहुत वादा करती है, लोग भी कुछ करते हैं, फिर भी जो मदद मिलनी चाहिए मुझे लगता है कि नहीं मिलती। इस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, बहुत सारी चीज़ें, हर स्टेट टू वाइज सारी चीज़ें ना वो कर रखी हैं, अलग अलग कर रखी है। जैसे अगर आप यूपी के सिनेरियो में बात करें तो यूपी में 1000 रुपये पेंशन आती है महीने का। दिल्ली के सिनेरियो में बात करें तो 2500 रुपये डिसेबल की पेंशन आती है। क्या आपको लगता है कि 2500 रुपये डिसेबल के लिए काफ़ी है जो कुछ कर ही नहीं पा रहा? आप उसको एक प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे पा रहे क्योंकि आपकी स्कूल एक्सेसिबल ही नहीं है। दिल्ली के अंदर इवन अगर बच्चा चाहेगा भी, एक डिसेबल बच्चा, मैं गांव की तो आप छोड़ दीजिएगा, गांव में तो बहुत सारे बैरियर्स होते हैं उसको स्कूल जाने के लिए। स्कूल में रैंप नहीं होती है। जो ख़ासतौर से जो मेंटल रिटायर्ड जो बच्चे होते हैं, जो दिमाग से माजूर बच्चे होते हैं, उनके लिए तो कोई वो ही नहीं है स्कूल्स में, मतलब कि कोई टीचर ही नहीं है। और इवन जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं उनको एक स्पेशल वो आती है, उनकी लैंग्वेज आती है, उनकी बुक्स भी अलग आती हैं, वो तक उनके पास नहीं है। और डिसेबल बच्चों के तो वहाँ रैंप ही नहीं है स्कूल जाने के लिए। तो वहाँ की तो आप ग्रामीण जो रूरल एरिया है ना उसकी तो छोड़िए, मैं दिल्ली की अगर बात करूँ, दिल्ली में स्कूल में रैंप है लेकिन स्कूल तक जाने के लिए उस व्हीलचेयर जाने के लिए रोड भी तो होना चाहिए ना, वो हमारे पास ही नहीं है। अब क्या करता है वो, पढ़ाई से माजूर होता है। अब जो डिसेबल बच्चा, आप उसको मजदूरी तो कर नहीं सकता, उसके पास इतना रिसोर्सेज नहीं है कि वो एक शोरूम खोल के बैठ जाए। और उसके पास इतना, फिर वो क्या करता है, वो कभी मस्जिद के बाहर, कभी मंदिर के बाहर, कभी मेट्रो स्टेशन के बाहर बैगिंग करेगा। अरे साहब, मुझे ये बताइए, रैंप के बारे में एक बाज़ाब्ता कानून बना हुआ है कि रैंप होना चाहिए। माजूरों को हर जगह, कहीं मतलब उनको एहसास ही नहीं हो कि मैं कुछ अलग हूँ, हर जगह उनको आसानी होनी चाहिए। चाहे वो सिनेमा हॉल में जाना हो, चाहे वो अस्पताल में जाना हो, चाहे वो एयरपोर्ट पर जाना हो। लेकिन हम देखते हैं इस मामले में हुकूमत भी लापरवाह है, आम लोग भी लापरवाह हैं। तो आप इस सिलसिले में क्या कर, रैंप का ताल्लुक जहाँ तक मैंने कॉल किया, रैंप के ताल्लुक से मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जो डिसेबल एक्ट आया था वो 1995 में आया था, जो डिसेबलों के राइट्स के बारे में सबसे पहले बात की गई थी। उसके बाद 2016 में उसको मॉडिफाई किया गया। उसमें जो नई बिल्डिंग बनेगी, जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, तो वो उसमें कंपलसरी लिफ्ट और रैंप एक्सेसिबल बनाना है आपको हर हाल में। उसमें जो ब्लाइंड जो बच्चे हैं उनके लिए अलग से एक डायरेक्शन के लिए जो टाइल्स आती हैं वो लगाने के लिए, जो फिज़िकली डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए रैंप वगैरह लिफ्ट का कंपलसरी है। लेकिन उसके और ये भी उसमें क्या आया था, कुछ टाइम में आपको पूरी जो पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं उनको भी कंपलसरी करना पड़ेगा। जो आपका, जैसे मान लीजिएगा अगर आप बात करें जाए, अपना कम्युनिटी सेंटर है, यहाँ पर रैंप बना दी गई है, आप देखते होंगे। लेकिन उन रैंप में क्या है कि ताला लगा रखा है, आपने ये भी देखे होंगे। रैंप में वो डिसेबल के लिए रैंप बनाई गई है, लेकिन उसमें क्या कर रखा, ताला लगा रखा, तो किसी काम की है ही नहीं। आप अगर जाके वहाँ पे बात करेंगे, कोई डिसेबल बच्चा ट्राईसाइकिल पे है, व्हील चेयर पे है, वो व्हील चेयर पे है, वो जाना चाहता है, मतलब कि वो मान लीजिएगा मैगडी में उसको खाना खाना है, बिल्कुल सिनेमा हॉल है वहाँ पे, वहाँ जाना चाहता है, सिनेमा हॉल में वहाँ जाना चाहता है। अब वो क्या करेगा, पहले तो पार्किंग वाले को बोलेगा, पार्किंग वाला बोलेगा। अब हम तो लोकल के, हम लोग तो जानते हैं एक दूसरे को, यहाँ पे लोग वाकिफ़ हैं, तो हम जब डेली का हमारा आना जाना उधर लगा रहता तो वो हम भी, हमारे लिए भी 10-15 मिनट हमें वो खुलवाने में लग जाती है। वो बोलेगा चाबी उसके पास है, वो बोलेगा चाबी उसके। मैं एक छोटा सा एग्जांपल, बिल्कुल सही, ये आपको लोकल का बता रहा हूँ। ये बहुत पॉइंट की बात कही आपने। मैं पिछले 20-25 सालों से वहाँ पे जा रहा हूँ और मैंने भी वो ताला लगा हुआ देखा है। ये बात आपने पहले मुझे ध्यान दिलाया कि देखिए ताला वहाँ उसके लिए बना, रैंप उसके लिए बना था, जबकि वहाँ पे वो लॉक किया रहता, मैंने देखा। और एक जगह पे वहाँ पे पार्किंग अलॉट हो रखी है, आप नातू स्वीट के बराबर में एक रैंप है, वहाँ पे ताला नहीं है। लेकिन आपको पता है वो जो पार्किंग वाले हैं वो वहाँ पे पूरा घेर रखा है। जो डिसेबल बच्चे, जो डिसेबल लोग हैं, वो आवाज़ उठा सकते हैं तो उनके लिए वो खुल जाता है, वो बाइक वाइक सब हटा देता है। अब जब वो रैंप हमारा है, हमारे लिए, हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा राइट्स है उस पर चलने का, तो उस पर दूसरे का कब्जा क्यों?
तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए, जो डिसेबल टी पे जो डिसेबल ऑफिसर्स हैं उनको सोचना चाहिए कि इन सारी चीज़ों को मॉनिटराइज करें और उस पर काम करें। प्रॉपर जो काम होना चाहिए, जैसे रेस्टोरेंट है, आप मैगडी जाएंगे, उनको भी बोला गया था प्राइवेट प्रॉपर्टी के नियर बाय आपका, क्योंकि वो मैगडी जो कम्युनिटी सेंटर है वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो आप पब्लिक प्रॉपर्टी में एक डिसेबल का राइट बनता है कि वो वहाँ पे भी एक प्रॉपर रैंप होनी चाहिए। नहीं है, काफ़ी ऐसी जगह आज भी हैं कि डिसेबल जो होते हैं, जो ट्राईसाइकिल व्हीलचेयर पे जो होते हैं वो विजिट ही नहीं कर सकते। दोस्तों, ये कितने शर्म की बात है, एक तरफ एक माजूर होकर माजूरों के बारे में सोच रहे हैं, दूसरे हम लोग जो अल्लाह ने जिसे अच्छा बनाया है उन्होंने जो रैंप बना हुआ है उसको घेर के माजूरों के लिए मुश्किल पैदा कर दी है। सोचिए कितनी शर्म की बात है। अधिकार फाउंडेशन का मैंने काम देखा है, अनस साहब काम अपना बताते रहते हैं लोगों को। आप में से भी जो लोग जो माजूर हैं, जो इनसे मदद चाहते हैं, वो भी इनसे रब्ता कायम कर सकते हैं। मैं इनका नंबर यहाँ पे दे रहा हूँ। और जो लोग किसी तरह से इनकी मदद करना चाहते हैं ताकि ये और दूसरों की मदद कर सकें, तो भी आप इनसे रब्ता कायम कर सकते हैं। अनस साहब, आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप जिस समाज में और जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, आपने एक दूसरे का ना ख्याल रखें। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत थोड़ी दूर पे जगह पर है, आप 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, लेकिन आप उसके पड़ोसी हैं। तो इस्लाम में भी आया कि सबसे पहला हक जो है ना वो पड़ोसी का होता है। क्योंकि हमने कोविड में ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, मेरे कोविड में कि बहुत शानदार बिल्डिंग है, एक फ्लोर पे तो अच्छे खाने बन रहे हैं, चिकन मटन बन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, लेकिन वहीं सेकंड फ्लोर पे कि उस एक बेचारी है, उनके घर पे खाना ही नहीं है। इस्लाम के खिलाफ है ये, इस्लाम के खिलाफ है, इस्लाम के लेसन के खिलाफ है। हाँ, बिल्कुल। हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम ख्याल रखें कि जो हमारे बराबर में है हम उसको सबसे पहले मदद करें। अगर इंशाल्लाह अगर ऐसी मदद होती रहेगी तो जो इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन है शायद इनकी ज़रूरत ही ना पड़े। अच्छा, रमज़ान में हमने कंटिन्यू देखा आपको, आप अफ्तार बांटते रहते हैं लोग, तो ये सिलसिला क्या आगे भी करने का इरादा है? हाँ, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोविड से शुरू हुआ था। जो रमज़ान में इफ्तार बांटना ये हमारा कोविड से शुरू हुआ था, और फूड डिस्ट्रीब्यूशन ये हमारा अब भी चलता है। ये हम लोग होमलेस जो बच्चे होते हैं, ख़ासतौर से जो स्लम्स में रहते हैं, उनके लिए हम फूड डिस्ट्रीब्यूशन हमारा प्रोजेक्ट चलता है। और एक प्रोजेक्ट हमारा और चलता है, जो विडोज़ होते हैं उनको राशन किट्स का। हमारे पास आए, जो भी ओखला की वीडियोस हैं, जो भी ज़रूरतमंद है, हमारे पास एप्लीकेशन दें, हमें हमारे व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल हमें भेज दें, हमारा बंदा जाएगा, वो आपको वेरीफाई करेगा भाई आप जेन्युइन है नहीं है, और आपको बिना किसी फ़ोटो लिए, बिना किसी वीडियो बनाए आप तक इंशाल्लाह वो राशन किट आपको घर पहुँच जाएगी। और ऐसे तरह आपको दवाइयाँ चाहिए, अभी हम लोगों ने एक रिसेंटली 6 महीने पहले एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें हम मेडिसिन देते हैं। 5000 तक की मेडिसिन हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट उनको देते हैं। आप जहाँ भी आपका इलाज चल रहा आप दिखाएं, वो प्रिस्क्रिप्शन हमें व्हाट्सएप करें या हमारे ऑफिस में आके दें, और हम आपको भेजेंगे। जुलेना में एक मेडिकोज है, वहाँ से हमने टाई अप कर रखा, हम लोग वो प्रिस्क्रिप्शन उनको भेज देते हैं, वो वहाँ से दवाई उसको निकाल के रख देता है, या तो वो हमारे ऑफिस से कलेक्ट कर ले अगर वो नियर बाई में है, क्योंकि हमारा तो आना जाना लगा रहता है वहाँ पे। और अगर यहाँ पे नहीं आ सकती, नियर बाई जुलेना है, तो वो जुलेना मेडिकल पे जाएँ, वहाँ से अपनी दवाई कलेक्ट कर लें। पैसा हम नहीं देते, डायरेक्टली हम लोग मेडिसिन प्रोवाइड उनको कर देते हैं, तो उसको एक सपोर्ट हो जाता है जिसके पास कुछ भी नहीं है। ये थे मोहम्मद अनस साहब। आपने देखा कि दोनों पाँव से माजूर हैं, इसके बावजूद हम जैसे हज़ारों लाखों करोड़ लोगों से बहुत बेहतर हैं। आप ज़रा अपने बारे में सोचिए, अल्लाह ने आपको हाथ, पाँव, आँख, नाक सब कुछ सही सलामत दिया है, आप कितना लोगों की मदद कर रहे हैं, जबकि ये दोनों पाँव से माजूर होने के बावजूद किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं है, उल्टा दूसरों की मदद कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की मदद आप भी कीजिए ताकि इनकी हिम्मत और ज़्यादा बढ़े, और ये जो काम कर रहे हैं अभी छोटे लेवल पे कर रहे हैं, कुछ और ज़्यादा बड़े लेवल पे करने लगे, और इसका फ़ायदा बहुत सारे लोगों को होने लगे। हो सकता है अभी 100 लोगों को हो रहा हो, 500 लोगों को हो रहा हो। अगर आप मदद करेंगे, आप सामने आएंगे, तो हज़ारों लोगों की मदद इनके ज़रिए हो सकेगी। आपके माध्यम से एक चीज़ मैं और पहुंचाना चाहता हूं, हमने जो लोग ऐसे हैं कि भाई नहीं फाइनेंशियल मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है। तो हम लोगों ने एक ओल्ड वेस्ट का प्रोजेक्ट निकाला है, जिसमें आप हमारे पास पुराने जो कपड़े होते हैं, पुरानी चीज़ें होती हैं, पुरानी स्टेशनरी होती है, पुरानी बुक्स वगैरह होती हैं, बच्चों के जो भी इस तरह का जो आइटम है जो आपके लिए वेस्ट है, जो आप यूज़ ही नहीं कर पा रहे, आपके लिए रखा हुआ है वो, लेकिन आपके लिए वेस्ट है, वो हमें दे सकता है, हमारे नंबर पे कॉल कर सकता है, अपना एड्रेस भेज सकता है, और हमारा बंदा आपके यहाँ से कलेक्ट कर लेगा। उसमें क्या होता है, हम अब क्यों सीधी सी बात है, अगर हम ओल्ड वेस्ट ले रहे हैं तो हमारा भी एक ये आपका भी एक क्वेश्चन बनता है, आप इसका करेंगे क्या?
भाई आप तो कबाड़े से उसको बेच के वसूल कुछ पैसे आ जाएंगे, आप मदद कर सकते हैं। नहीं, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कपड़ा है, उसको हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। एक वो जो बिल्कुल अच्छा आप लोगों ने बिल्कुल प्रेस का धुला हुआ भेजा, वो प्रेस है, हम लोग उसको साइज़ के अकॉर्डिंग हम लोग उसको अलग शॉर्टिंग कर ली। एक वो कपड़ा जो धुला हुआ नहीं है, उसको हम अच्छे से ड्राई क्लीन करा के अच्छे से धुल के उसको अलग शॉर्टिंग साइज़ के हिसाब से हम लोग उसको कर सकते हैं। और जो एक 3rd क्लास का कपड़ा जो बिल्कुल किसी यूज़ में हो ही नहीं सकता, उसको हम चादरें उनकी बनवाएंगे और विंटर में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे। और क्योंकि ये हमने प्रोजेक्ट इसलिए शुरू किया कि अभी तक हम लोगों के घर पे कपड़े होते हैं, पुराने कपड़े होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे किसी को उठाकर दे दिए कि भाई पहन लेना। अब उसके क्या होता है, उसके मान लीजिएगा M साइज़ पहनता है, XL उसके लिए वेस्ट है और L उसके लिए वेस्ट है। तो हम लोगों ने क्या काम किया है, उसको अलग से शॉर्टिंग करेंगे साइज़ के अकॉर्डिंग, और उस साइज़ के अकॉर्डिंग हम लोगों में जो स्लम्स के जो लोग हैं, जो होमलेस लोग हैं, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसी तरह जो हमारे पास ओल्ड बुक्स का है, स्टेशनरीज़ हैं, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो बेचारे नहीं बुक्स ख़रीद पाते हैं, हमारे पास आते हैं, तो उनको हम स्टेशनरी बुक्स और बैग्स वगैरह हम उनको उस ओल्ड से देंगे, तो किसी के लिए यूज़ हो सकता है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसमें भी अधिकार फाउंडेशन का सहयोग कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं, हमारा बंदा आएगा वो आपके यहाँ से कलेक्ट कर लेगा उसको इंशाल्लाह।